रोल। નમસ્કાર પત્રકાર મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ મીડિયા સેન્ટરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજની પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરવા માટે કેન્દ્રીય પ્રવક્તા શ્રી સુધાંશુભાઈ ત્રિવેદી આજે ઉપસ્થિત છે અને આવતીકાલના તેમજ આગામી ચૂંટણીલક્ષી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યક્રમો અંગે તેઓ આપ સૌને અવગત કરશે। હું વિનંતી કરું છું શ્રી સુધાંશુભાઈ ત્રિવેદીને कि आप सबने संबोधन करें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात विधानसभा का चुनाव अब उत्तरोत्तर प्रखरता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और इसी प्रक्रिया में कल से दूसरे चरण का हमारे सभी अनेक बड़े नेताओं का प्रदेश और केंद्रीय सघन संपर्क सभा और प्रेस वार्ता का दूसरा चरण कल से प्रारंभ हो रहा है, जिसे आप लोग अपनी भाषा में अक्सर कारपेट बॉम्बिंग शब्द कहते हैं। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कल से 93 विधानसभा सीटों पर हमारे कई केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता जनसभाएं करेंगे। इसमें कुल 15 केंद्रीय नेता, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी सहित 15 केंद्रीय नेता 42 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभाएं करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, डॉक्टर महेंद्र मुजपुरे जी, श्री नितिन भाई पटेल जी और गोवर्धन झड़पिया जी समेत 12 हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता 33 सभाएं करेंगे। इस प्रकार से हमारे सभी केंद्रीय और प्रदेश नेता मिलकर कुल 73 असेंबली सीट्स के ऊपर कल से सघन प्रचार का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे स्तर पर एक संपर्क अभियान भी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसका दूसरा चरण 22 नवंबर से 24 नवंबर तक होगा, जिसमें हमारे कई प्रमुख केंद्रीय नेता 93 असेंबली सेगमेंट्स में जाकर बूथ स्तर पर संपर्क अभियान करेंगे। यानी एक है कि उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभाएं होंगी और दूसरे स्तर पर उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर पर सघन जनसंपर्क अभियान होगा, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखाबेन वर्मा जी, लोकसभा के सांसद सतपाल महाराज जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, लोकसभा की सांसद कल्पना सैनी जी, राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी जी, श्रीमती डी पुरंदेश्वरी, ये सभी लोग जाकर विधानसभाओं में बूथ स्तर पर संपर्क अभियान करेंगे। इसके अतिरिक्त यानी ये हुआ हमारे सभी नेताओं का संपर्क और सभाओं का कार्यक्रम, जिसे आप कह सकते हैं सेकेंड फेज ऑफ कारपेट बॉम्बिंग। अब मैं एक विषय आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। गुजरात में विगत 20 वर्षों में और 25 वर्षों में जिस प्रकार के विकास कार्य हुए, उनमें एक विषय जो अत्यंत महत्वपूर्ण था गुजरात के लिए, वो था
पानी की उपलब्धता, क्योंकि गुजरात के तमाम क्षेत्र ऐसे थे जहां पर यह धारणा थी कि कभी जल की सहज उपलब्धता, जिसे टैप वाटर कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सौराष्ट्र में, कच्छ में लोग सोचते थे कि कभी पानी की उपलब्धता नहीं होगी। एक जमाने में टैंकर माफिया का राज होता था। एक जमाने में माना जाता था कि नीचे जो पानी है वो नीचे ही रहेगा, ऊपर पहुंचाना संभव नहीं होगा। तो नीचे के पानी को भी ऊपर पहुंचाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे वहां से लेके अब तक हमारी भिन्न भिन्न सरकारों ने किया। जिसे आप लोग अपने गुजरात की भाषा में कहते थे ना, नेवा पानी मोभे चढ़ावा, यानी नीचे का पानी ऊपर चढ़ाने का कार्य किया। इसको करने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई गई। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले वर्षों में वाटर की व्यवस्था यानी जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। जैसे आपको ध्यान हो कि सुरेंद्र नगर जो आपका हेडक्वार्टर है, उसमें 20 मंजिली इमारत की ऊंचाई तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जगह जगह वाटर कंजर्वेशन बॉडीज बनाई गई, 1,60,000 से अधिक। भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए जो कुएं बहुत ज्यादा प्रयोग हो गए थे, उन सब की मैपिंग की गई और उसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि उन कुओं में जल किस प्रकार से आए। और आज स्थिति यह हुई कि गुजरात के हर गांव में, लगभग हर गांव में नल से जल पहुंच गया है। इतना ही नहीं, आप लोगों के संज्ञान में होगा कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट की इंडेक्स में गुजरात लगातार कई वर्षों से सर्वोच्च स्थान पे चल रहा है। यह जल प्रबंधन में गुजरात सरकार की दक्षता का प्रमाण है। गुजरात भारत का संभवतः इकलौता राज्य है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, पानी का लेवल बढ़ा है, जबकि सामान्यतः अन्य जगहों पर उत्तरोत्तर पानी का लेवल कम हो रहा है। और यहां पर एक दौर था जब महिलाओं को सर पर गागर रखकर मीलों जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और मोदी जी ने जो प्रयास किए उससे महिलाओं के सर का बोझ भी समाप्त हुआ। और इन सब से आगे जाकर याद करिए वह सरदार सरोवर की परियोजना, जिसने गुजराती नहीं देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान बनाया कि किस प्रकार से नर्मदा का जल कच्छ के रण के उन क्षेत्रों में पहुंचा जहां पर तमाम ऐसे लोग थे जो आज राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, जो सिर्फ प्रयास ही नहीं कर रहे थे, दावा भी कर रहे थे कि कभी भी वहां पर जल नहीं पहुंचेगा। परंतु मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से क्या क्या बाधाएं आई, याद करिए। उसका विरोध गुजरात के स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुआ। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली ग्रांट तक को रुकवाया गया। इतना ही नहीं, इन्वायरमेंट के द्वारा पर्यावरण के विषयों को लेकर उसकी हाइट नहीं बढ़ाई जाए। याद करिए जब हम लोगों की सरकार आई थी 97 के दौर के आसपास, तो उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज साहब ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी कि सरदार सरोवर की हाइट नहीं बढ़ने पाए। परंतु उसके बाद भी उत्तरोत्तर संघर्ष, राजनीतिक स्तर के अवरोध, सामाजिक स्तर के अवरोध, कानूनी स्तर के अवरोध, यानी न्यायालय की प्रक्रियाओं के माध्यम से अवरोध उत्पन्न करने के सभी प्रयासों को ओवरकम करते हुए मोदी जी ने भागीरथ प्रयत्न के द्वारा 2014 में हमारी केंद्र सरकार आने के बाद स्थितियां केंद्र की तरफ से जब अनुकूल हुई, तो आपने देखा कि आज सरदार सरोवर का वह पानी गुजरात के उन क्षेत्रों में पहुंचा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां यह माना जाता है कि पानी दोनों चीजों के अर्थ का प्रयोग, पानी का अर्थ पानी भी है और पानी का अर्थ चमक
और मान सम्मान स्वाभिमान भी होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सारे लोग गुजरात के पानी को भी रोक रहे थे और गुजरात के उस पानी को भी रोक रहे थे जो गुजरात के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। और उसको रोकने के लिए किस किस प्रकार का प्रयास नहीं हो रहा था। आप अभी देखिए कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस कहती है हम मुद्दों पे बात नहीं करते। मैं आपके समक्ष गुजरात का विकास और पानी की उपलब्धता के मुद्दे पर सामने रख रहा हूं, परंतु याद करिए अभी पिछले 1-2 दिनों में पाटन और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के सिटिंग विधायकों ने क्या बोला है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करेगी। उन्होंने यह कहा है कि जहां कांग्रेस है वहीं मुस्लिम रहेगा। यानी सीधे सीधे एक समुदाय विशेष का संबंध पार्टी के साथ स्थापित करके सांप्रदायिक राजनीति को स्थापित करने का काम करने वाले लोग आज हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं, जिन्होंने विकास के यह कार्य किए। और उसके ऊपर 100 बातों की बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश साहब ने, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ऐलानिया बोला है ना कि देश के संसाधनों पर, गुजरात के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। यह वही बात है जो मनमोहन सिंह जी ने 2006 में विज्ञान भवन में बोली थी, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेतागण किंतु परंतु करके बचाव करते हैं। मीडिया में उसका बहुत उल्लेख आया था। वो ये बचाव करने का प्रयास करते हैं कि नहीं साहब वो अल्पसंख्यकों के लिए बोला था। मगर गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो बगैर किसी लाग लपेट के बिल्कुल निर्लज्जता के साथ साफ साफ सीधे एक समुदाय यानी ये कहा है कि मुस्लिमों का हक है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि एक तरफ हम विकास के नए मार्ग पर, जो पहले मोदी जी ने प्रत्यक्ष संचालित किया, अब उनके मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है, और भूपेंद्र पटेल जी की सरकार दक्षता के साथ विकास के उस मार्ग पर ले जा रही है। तो हम घर घर पानी भी पहुंचा रहे हैं, पर गुजरात की जनता से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आज पानी भी बचाना है और पानी पहुंचाने वाले लोगों का और गुजरात का पानी भी बचाना है। यानी मान सम्मान और विकास दोनों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में हो सकती है, जिसे अगर आपको याद हो तो हिंदी के बहुत प्रख्यात कवि हैं रहीम दास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसका अर्थ होता है कि एक तरफ पानी की रक्षा करिए और दूसरा अपने मन के तेज और उसकी चमक की रक्षा करिए, क्योंकि पानी ही आपके जीवन भी देता है और पानी ही मोती में चमक भी देता है। तो मैं गुजरात की जनता से आह्वान करूंगा कि घर घर हर गांव तक पानी पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, उसको भी समर्थन दीजिए और गुजरात की अस्मिता, मान सम्मान, स्वाभिमान, गौरव और चमक को स्थापित करने, दोनों कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रबल समर्थन दीजिए। और इस दूसरे चरण में हम यह संदेश लेकर जन जन तक जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, इस विषय में उस समय की सरकार के निर्णय ही पर्याप्त हैं। वीर सावरकर जी के विषय में उस समय की कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से बरी किया था। वैसे जो लोग विषय को बार बार पुनर्जीवित रखना चाहते हैं, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, यह विषय मैं पहले भी कह चुका हूं, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 जन्मों का कारावास हुआ। वो प्रथम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत के 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर कहा। कांग्रेस का कोई नेता बताइए जिसने 1907 से पहले, जब सावरकर जी ने कहा उससे पहले प्रथम स्वातंत्र समर कहा हो। और 1910 में जिस वर्ष सावरकर जी को 2 जन्मों का कारावास हुआ, उस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष
विलियम वैडनबर्न थे जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे, और जब ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान की सदारत में उसकी मातहती में बैठे थे तो बाकी तो बातों का विषय समाप्त हो जाता है। और श्री तुषार गांधी जी के सुलभ संज्ञान के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि 26 मई 1920 को महात्मा गांधी ने अपने ही पत्र यंग इंडिया में खुद आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स, और उसमें उन्होंने यह लिखा कि इनमें से एक विनायक सावरकर जी से मैं लंदन में मिला, और गांधी जी के शब्द हैं कि मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। और आगे उन्होंने लिखा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को मुझसे पहले देख लिया था। अब मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार के लोग यह तय कर लें कि जो गांधी जी ने समझा था वह सही है, या जो वो आज कहने का प्रयास कर रहे हैं वह सही है। देयर आर टू थिंग्स जस्ट, किसी ने कंडेम नहीं किया है, मौन धारण किया है। और संस्कृत की प्रख्यात कहावत है मौनम स्वीकृति रक्षणम, यानी मौन स्वीकृति का लक्षण होता है, तो उसको मौन समर्थन दिया है। और जाकिर नाइक के विषय में क्या कहा जाए, वो तो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी एलानिया पब्लिक मंच से शांति का मसीहा कह चुके हैं और आज तक उसके लिए भी रिग्रेट नहीं किया है। तो वो कांग्रेस का असली चेहरा, कि जो आतंकवाद की विचारधारा को पोषित करने वाला व्यक्ति जिसे शांति का मसीहा नजर आता हो, यह कांग्रेस का असली चेहरा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ वो कहते हैं कोई भी कानून की बात होती है तो कानून को अपना कार्य करने देना चाहिए। अशोक गहलोत जी ही के राज्य में सरतन से जुदा हो गया था, उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की? राजस्थान की तो ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति रहे, पीएफआई को उन्होंने रैली की परमिशन दी थी। और दूसरा मैं कह रहा हूं, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए अपराध के ऊपर। ये अपराधियों और आतंकवादियों में आप मजहब क्यों ढूंढने लगते हैं? बड़ा प्रख्यात ये लोग वाक्य बोलते हैं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर आतंकवादी का मजहब होता है। इसलिए ये जो दोहरा चरित्र है, उस कारण से ही कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बात बोलते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, राजनीति में एक चीज और होती है, क्या बोला गया उससे ज्यादा महत्व होता कौन बोल रहा है। मैं सिर्फ यह विनम्रता से कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और भारतीय इतिहास में हिंदुत्व के सबसे बड़े महानायकों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर कोई सोचे कि मेरे मन में लेश मात्र भी अवमानना हो सकती है, तो मुझे लगता है या तो उसको स्वयं अपना सोच पर विचार करना चाहिए, अपने नजरिए पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड ऐसी है। और जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें भी महत्व होता है, कौन पूछ रहा है। वो पूछ रहे हैं जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज को मानते हैं। उन्होंने 26 अप्रैल 1645 को शपथ ली थी कि हिंदवी साम्राज्य बनाएंगे। हिंदू साम्राज्य वर्ड को मानते हैं? नहीं मानते। उसके बाद उनका एम्पायर बना, उसका नाम हुआ हिंदू पद पातशाही, मानते हैं? नहीं मानते। और मैं पूछना चाहता हूं, जो शब्द बोला नहीं गया उसको लेकर आप वितंडावाद कर रहे हैं, जो आपने किताबों में लिखा। मैं पूछना चाहता हूं, लुटियंस दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार के कितने लोगों के नाम पे सड़क है? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़क है। बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड।
आपने पत्थर पे क्या लिखा और किताबों में औरंगजेब की प्रशंसा और महानता लिखी। और इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीति में महत्व इस बात का है कि कौन बोल रहा है आपने तो किताब में क्या क्या लिखा, उनको महान लिखा, पत्थर पे उनके जिसको क्रूर खलनायक माना गया उसके पूरे खानदान का नाम लिखा और उनके किसी विचार को नहीं माना। और हमारे तो दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज का और हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो किया था वो पूरा विचार उसी रूप में रहता है जिसे शिवाजी के राजकवि भूषण ने उनके साम्राज्य के लिए क्या कहा था कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखियो। देखिए इसमें हिंदुवानी शब्द भी है जिसे वो कहते हैं ना हिंदुत्व हमें पता नहीं, वो लोग ऐसा बोलते हैं, शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दूनी में। और दिल्ली में जिनको दबाया था उनको उन्होंने महान कहा। इसलिए यह सोचे कि हमारे जैसा व्यक्ति हिंदू धर्म हिंदुत्व के संदर्भ में कोई अवमानना रख सकता है, यह सपने में नहीं सोचना चाहिए। और उनके जैसा व्यक्ति जिन्होंने औरंगजेब को महान लिखा और उनके आज भी सांसद भी जाकर औरंगजेब की मजार पर कसीदे पढ़ते हैं, विधायक दिल्ली में आके औरंगजेब की रोड का नाम बदलने पे छाती पीटते हैं, तो यह सपने में नहीं सोचा जा सकता कि उनके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सम्मान का भाव होगा। यह राहुल गांधी के बचाव का भाव है। जो उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया उसका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हेलो, थैंक यू वेरी मच। चलें।